क्या हाल है साथियों। मैं विकास तोमर आपके अपने ट्रस्टवर्दी चैनल कलेक्टिव स्टडी फॉर सक्सेस पे आप लोग का बहुत 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 स्वागत करता हूं। देखिए, आज हम लोग देखेंगे 1 फरवरी का करंट अफेयर हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में। और जब तक मैं वीडियो आप लोग दे रहा हूँ, बजट जरूर आप लोग के पास आ चुका होगा, ठीक, लेकिन उसका वीडियो और लाइव अपडेट्स मैं देता रहूँगा, ठीक। पूरा इसका वीडियो मिलेगा, इकोनॉमिक सर्वे की समरी का भी वीडियो मिलेगा हमारे चैनल पे। लगातार जुड़े रहिए। कलेक्टिव स्टडी फॉर सक्सेस करंट अफेयर के लिए वन स्टॉप डेस्टिनेशन है। सिंपली इसका जो है टेलीग्राम लिंक आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। इस पे आपको डेली स्टडी प्लान भी मिलता है, डेली करंट अफेयर मिलता है, उसकी पीडीएफ भी मिलती है, मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी होती है और लाइव डिस्कशन पे जो है डाउट डिस्कशन पे भी लाइव सेशन होता है रोज शाम को 8 बजे, ठीक। फिर भी कोई डाउट है तो 9650347272 पर कॉल कर सकते हैं। आज के जो 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं हमारे प्रीलिम्स और मेंस में आ सकते हैं यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और अदर स्टेट पीसी एग्जामिनेशन में, वो है ये सारे। चलिए इनको देख लेते हैं विस्तार से। अब फर्स्ट टॉपिक फ्रॉम जनरल स्टडीज पेपर 3 और ये इकोनॉमी से संबंधित है। देखिए, अभी कुछ आपको पता है कि कुछ पावर प्लांट होते हैं जिसमें कि बिजली बनाई जाती है, ठीक, लेकिन ईंधन क्या डाला जाता है? कोल, ठीक है। तो इसी तरीके से एक पावर प्लांट है आपका चंद्रापुर में। चंद्रापुर सुपर थर्मल पावर प्लांट, ये आपका महाराष्ट्र के चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक। सिंपल सी मिनिस्ट्री ऑफ कोल जो है, जो हमारा कोयला मंत्रालय, उसने कहा है कि वेस्टर्न कोल्ड फील्ड चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट में ही 2 कोल फील्ड हैं, एक दुर्गापुर नाम से और दूसरी पद्मापुर नाम से। दुर्गापुर ये वेस्ट बंगाल वाला नहीं है, ध्यान रखना, ठीक। आपका चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में ही एक है। तो वहां से वो कह रहा है कि वेस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड जो है वो पूरा इमरजेंसी पे काम कर रहा है और कोयला वाला मिलता रहेगा चंद्रपुर सुपर थर्मल पावर प्लांट को। मेन चीज हमें जो यहाँ पे समझने की जरूरत है कि ये पावर प्लांट कहाँ पे स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है, ठीक। और ये पावर प्लांट जो है आपका महाराष्ट्र का सबसे बड़ा पावर प्लांट है, ठीक। और ये कोयला बेस्ड पावर प्लांट है और इसको जो है कोयला इसमें कहाँ से आता है? दुर्गापुर और पद्मापुर कोयले की फील्ड से आती है, जो कि वेस्टर्न कोयला कोल फील्ड लिमिटेड जो है वहीं यहाँ से जो है बनाता है। देख रहे हो कितना बड़ा पावर प्लांट है, ठीक है। और जो है आपका ये इनॉग्रेट किया था हमारी प्रधानमंत्री जो थी इंदिरा गांधी जी, उन्होंने 8 अक्टूबर 1984 में। अच्छा, इन्होंने इनॉग्रेट किया था 8 अक्टूबर 1984 को। अच्छा, इनका असैसिनेशन किस दिन कर दिया गया था? बहुत ही करीब था इसके बाद, ठीक है ना। तो ये मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ आप लोग से, रोज जियो बिल्कुल ऐसे कि खुश होकर जीना चाहिए। कभी किसी को पता नहीं कब कौन निकल जाए कहाँ पर। तो ये चीज़ है, ठीक। इसकी कैपेसिटी जो है 3340 मेगावाट की है, लार्जेस्ट पावर प्लांट है महाराष्ट्र का। और नेक्स्ट टॉपिक इज फ्रॉम जनरल स्टडीज पेपर ऑन सोशल इश्यूज। देखिए, फैमिली पेंशन, इकोनॉमी से भी इसको जोड़ सकते हो आप। फैमिली पेंशन में क्या होता था अभी? अच्छा, ये कौन से मिनिस्टर हैं जिन्होंने बात करी है? पेंशन किसके अंतर्गत आता है? मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवांसेज एंड पेंशन, ठीक। केंद्रीय कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन, ये मंत्रालय है। तो ये पेंशन से संबंधित बात कर रहा है। अब क्या होता था कि फैमिली पेंशन में ये होता है कि मान लीजिए कोई माता या पिता जिनको पेंशन मिलती थी, उनकी जो है हत्या, मतलब सॉरी, उनकी मृत्यु हो गई, तो उसके बाद उनके जो डिपेंडेंट है, इसीलिए फैमिली पेंशन बुलाया रहा है, डिपेंडेंट जो बच्चे हैं उनको दी जाएगी पेंशन। लेकिन बच्चों में अगर कोई मेंटली रिटार्डेड होता था, मतलब मान लीजिए मानसिक रूप से उसकी हालत ठीक नहीं है, तो उसको जो है पेंशन वो अगर लेने जाए या फिर कोई उनकी तरफ से जाए, तो पहले लोग ये कहते थे कि भाई साहब जाओ पहले गार्जियनशिप सर्टिफिकेट लेके आओ, कोर्ट लॉ मतलब कोर्ट से जाके गार्जियनशिप सर्टिफिकेट लाओ, संरक्षकता प्रमाण पत्र लेके आओ, तभी तुमको देंगे। उनको ये लगता था कि यार ऐसा तो नहीं किसी का भी बच्चा उठा के ले आए जो मानसिक रूप से, तो वो कुछ बता नहीं पाएगा, तो इनको जो है पेंशन मिलने लगे इसके नाम पे, और कोई भी हो तो इसलिए। बल्कि ये तब किया जा रहा था जबकि नॉमिनी में उस बच्चे का, भले ही वो मानसिक रूप से बीमार है, लेकिन फिर भी उस नॉमिनी में उसको दे रखा है, लेकिन फिर भी ये चीज़ मांगी जाती थी, गार्जियनशिप सर्टिफिकेट। तो यहाँ पर अभी मंत्रालय ने ये कहा है कि देखिए ऐसा है, चाहे मेंटली रिटार्डेड हो ना हो उससे फर्क नहीं पड़ता, कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय पेंशनर है तो उसको फैमिली पेंशन जो है उस बच्चे को मिलेगी ही मिलेगी। ये चीज़ अभी इन्होंने फिर से रीएटरेट यानी फिर से बता दी है, अधिसूचना भी इसकी डिपार्टमेंट ने निकाल दी थी, ठीक। और अगर कोई मना करता है कि भैया गार्जियनशिप सर्टिफिकेट लेके आइए, संरक्षकता प्रमाण पत्र लेके आइए, तो ये अवहेलना होगी हमारे स्टैट्यूटरी प्रोविजंस जो हैं सेंट्रल सिविल सर्विसेज पेंशन रूल्स 2021 के, ठीक। तो ये सारी न्यूज़ अब अगर पूछता तो अब ये हाँ बिल्कुल दिया जाता है, ऐसा करंट अफेयर में हमने पढ़ा है।
ठीक है, और किसी कोई हो तो आप उसको बता भी सकते हैं एज ए अवेयर सिटीजन। और नेक्स्ट टॉपिक इज फ्रॉम जनरल स्टडीज पेपर 3 इकोनॉमी। देखिए यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट आप लोगों को पता है काफ़ी टाइम चल रहा है, मैं कई बार बता भी चुका हूँ। कोल्ड वॉर के टाइम से ही जो है ये यूएसए और यूएसएसआर, ठीक, जो कि अब हो गया रशिया, यूएसए अभी भी है, तो ये जो है कैपिटलिस्ट यानी कि पूंजीवाद को जो है बढ़ावा देते हैं, ठीक, यानी कि प्राइवेटाइजेशन और इन सब चीज़ों पे। यूएसएसआर जो है आपका कम्युनिस्ट जो है, और रशिया भी कम्युनिस्ट फिलोसफी का है, पॉलिटिकल थ्योरी का है, जो कि क्या होता है कि सब कुछ स्टेट मतलब सरकार के पास होना चाहिए, ठीक, साम्यवादी सोच के। तो इन दोनों की, इस दोनों सोच के बीच में लड़ाई हमेशा चलती है। तो इन लोगों ने क्या है, मिलिट्री ब्लॉक भी लगा बनाए थे, आपस में डायरेक्टली नहीं लड़ते थे, लेकिन जो है एक प्रॉक्सी वॉर करते थे। मतलब जैसे अभी क्या हो रहा है, यूएसए सपोर्ट कर रहा है यूक्रेन को, ठीक, और सपोर्ट कैसे कर रहा है, नाटो के थ्रू। नाटो क्या है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। और वही रशिया जो है, पहले यूएसएसआर जब था तो ये वार्सा पैक्ट इन्होंने बनाया था, ये भी एक मिलिट्री ब्लॉक था। मतलब एक नाटो का जो भी एक मेंबर है उसके ऊपर किसी ने भी हमला किया दूसरे ने, तो नाटो में जितने मेंबर है वो सब उसके ऊपर हमला कर देंगे। वैसे ही कुछ अभी भी अब क्या हो रहा है कि यूएसएसआर का विघटन हो गया, डिसइंटीग्रेट हो गया, रशिया बचा। तो रशिया, अब ये यूक्रेन पहले सब यूएसएसआर में ही आते थे। अब क्या है, नाटो इधर की जो पश्चिमी कंट्री है यूक्रेन से, तो वो नाटो धीरे धीरे जो है ईस्ट की तरफ मूव कर रहा है, इन सबको अपने जो है अपने में मेंबर्स बना रहा है, कर रहा है। तो रशिया को खतरा लग रहा है, ठीक है। तो रशिया ये कहता है कि भाई साहब ऐसा है कि और क्योंकि यहाँ पे एथनिकली भी लोग जो है रशिया सपोर्ट करते हैं रशिया को अभी भी, क्योंकि यार अभी कितना 91-92 में ही तो अलग हुआ है, ठीक। रशिया जो है पूरा, पहले था तो सारा सोवियत संघ ही। तो इसमें नाटो और यूएसए जो है चाह रहा है कि ये सब कुछ इनके पास आ जाए और रशिया अलग थलग पड़ जाए। तो अब यूक्रेन के खिलाफ जो है पहले भी लड़ाई चलती रही है। क्रीमिया को जो है रशिया ने 2014 में हथिया भी लिया था, जो कि यूक्रेन का था। अभी फिर से जो है ये रशिया ने अपनी यहाँ पे पूरी सैनिक खड़े कर रखे हैं, और यूक्रेन ने अपने कर रखे हैं, और यूएसए कह रहा है कि अगर लड़ाई हुई तो हम पूरा सपोर्ट करेंगे और रशिया को खत्म कर देंगे। ऐसी बातें चल रही हैं, ठीक। ऐसा 1.5 महीने से हो रहा है। अच्छा, रशिया ऐसा करना क्यों चाहता है? रशिया के लिए देखिए मेन चीज़ ये है कि पूरे यूरोप में रशिया के बाद यूक्रेन सेकंड जो है एरिया में सबसे बड़ा कंट्री है, ठीक। तो एक तो एरिया, दूसरा जो है ये है ब्लैक सी। यहाँ पे पूरा अगर आप देखोगे तो ये ब्लैक सी है, ये सी ऑफ एजोव है। तो ब्लैक सी के थ्रू जो है रशिया के पास भी इसका मतलब यहाँ पे अपने पोर्ट्स हैं, ठीक। वैसे ही यूक्रेन के पास भी है, तो इससे एक स्ट्रेटजिकली यहाँ पर जो है कनेक्टिविटी का वो मिलता है। तो रशिया इसलिए भी करना चाहता है। तीसरी चीज़ ये है कि यूरोप में ठंडी जगह है यार, तो वहाँ पे गैस का यूज़ होता है, नेचुरल गैस का, गर्म रखने के लिए अपने लोग। तो जो पूरा यूरोप है वो उसका मान लीजिए 100 जो है आपका गैस यूज़ करता है यूनिट्स, तो उसमें से 1/3 यानी कि 33 यूनिट तो रशिया से ही आती है यूरोप में। तो रशिया जो है धीरे धीरे अगर इन सब ये सब अगर पूरे और यूक्रेन के पास से ही गैसेस लेते रहे और रशिया को काट दिया तो फिर कैसे करेंगे, ठीक है ना। तो रशिया अगर यूक्रेन को भी वो कर लेता है कब्जा, तो जो है इनका गैस वैस वाली जो चीज़ है, यूरोप की डिपेंडेंसी और ज़्यादा रशिया के ऊपर बढ़ेगी। तो यूरोप से जो है और नाटो से रशिया थोड़ा सा नेगोशिएट कर सकता है, ठीक, अपना थोड़ा स्ट्रांग पोजीशन से। अभी तो सैंक्शन लगा रखे हैं 2014 के बाद से, तो इतना ज़्यादा नेचुरल गैस नहीं बेच पा रहा, लेकिन फिर भी यूरोप को भाई चाहिए ना नेचुरल गैस, कहीं तो लेगा। चौथा पॉइंट ये है कि कई सारी जो नेचुरल गैस जाती है उसकी पाइपलाइंस हैं, उसमें से एक पाइपलाइन जो है आपका यूक्रेन से होते हुए जाती है, तो वो भी फिर रशिया के कब्जे में आ जाएगी, तो उसके लिए आसान रहेगा, ठीक है। एक पाइपलाइन का मैंने जिक्र किया भी था आप लोग से पहले, करंट अफेयर में, बताइए उसका नाम क्या था, ठीक। तो ये सारी चीज़ें हैं, और जो है इसलिए युद्ध चल रहा है। इसके जो है कुछ सामरिक और जोग्राफिकल एंगल भी है, वो मैंने आपको बता दिया। यूक्रेन भी अपनी फोर्सेस लगा रहा है चेरनोबिल वाली जगह पे, सब जगह, वो इतनी कोई दिक्कत नहीं। वैसे लड़ाई वड़ाई होगी नहीं, लेकिन ये है कि लोग थोड़ा सा, जब होता ना कि कोई जब सुनता नहीं है तो थोड़ी बहुत ऐसी ताकत दिखाते हैं ताकि सामने से अच्छे से नेगोशिएट कर सकें, और वही हो रहा है यहाँ पर, ठीक। गॉट द पॉइंट। अवर नेक्स्ट टॉपिक इज फ्रॉम जनरल स्टडीज पेपर 3 इकोनॉमी। देखिए सिल्वर लाइन, ये हमने कवर किया था केरला में। सिल्वर लाइन एक जो है सेमी हाई स्पीड रेल बनाई जा रही है, ठीक, रेलवे है सेमी हाई स्पीड, और ये नॉर्थ से साउथ की तरफ तक चलेगी, ठीक। तिरुवनंतपुरम इधर हो गया, ये कसारगोड यहाँ पे हो गया नॉर्थ में। और जो अभी जो ये है 12 घंटे लगते हैं, ये अभी फिर 4 घंटे से भी कम समय में जो है ये सफ़र पूरा कर लिया जाएगा। 529 किलोमीटर लंबी है ये, इसको सिल्वर लाइन बोला जा रहा है,
ठीक, 11 स्टेशन है, 11 डिस्ट्रिक्ट से होते हुए जाएगी। इसके खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहा है, मैंने पहले भी आप लोगों को ये पढ़ाया था, फिर से बोल अभी प्रोटेस्ट क्या पूरे केरला में हो रहा है, लेकिन वहाँ की गवर्नमेंट कह रही है कि हम तो बनवा के रहेंगे, ठीक, क्योंकि ये डेवलपमेंट के लिए अच्छा है, वही सारी बातें हैं। तो इसके खिलाफ प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है ये कमेंट करके बताइए, ठीक। बाकी ये कहाँ से क्या तक चल रही है, क्या इसमें फैक्ट्स हैं, वो सारी चीज़ मैंने आपको बता दी है। 200 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ये चलेगी। इसमें जो है केरला और जो है यूनियन जो मिनिस्ट्री है, रेलवे मिनिस्ट्री, इन दोनों ने मिलकर एक KRDCL बनाया है, केरला रेल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, 2025 तक जिसको जो है ये लोग पूरा करेंगे, ठीक। ऐसा इनका टारगेट है, जॉइंट वेंचर है दोनों के बीच में, और ये इस तरीके की इसमें रहेगी, ठीक। प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं कमेंट करके आप लोग को बताना है इसमें। अब नेक्स्ट टॉपिक इज फ्रॉम जनरल स्टडीज पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशन। देखो अभी क्या हुआ है कि VK सिंह एक हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं, ठीक, और उन्होंने ये बोला कि न्यूयॉर्क टाइम्स जो USA में एक अखबार है, उसको अखबार है, मीडिया हाउस है, उसको बोला कि ये सुपारी मीडिया है। सुपारी का आप लोग को पता है कि सुपारी एक तो वो होती है आपकी जो बीटल नट या फिर अरीका नट या फिर जो सुपारी जो खाया जाता है, ठीक। ये देखिए फोटो बना हुआ है, ठीक। ये इस टॉपिक को क्यों मैंने लिया वो आखिरी में बताऊंगा अभी क्यों, ठीक। इसके अलावा सुपारी ये होती है कि यार उसको जान से मार दो, पैसा तुमको दे देंगे। एक सुपारी आजकल ये भी चलता है भाई साहब कि जो है इसको डिफेम कर दो, उसकी प्रतिष्ठा या फिर रेपुटेशन पे जो है दाग लगा दो। तो उसी संदर्भ में VK सिंह जी ने कहा, न्यूयॉर्क टाइम्स ने ये बोला है कि इंडिया ने इजराइल की कंपनी NSO से स्पाइंग सॉफ्टवेयर पेगासस खरीदा, और न्यूयॉर्क टाइम्स जो है सुपारी मीडिया की तरह काम कर रहा है, यानी कि हमारी भारत की रेपुटेशन को जो है डिफेम कर रहा है, नकली मतलब है नहीं लेकिन डिफेम करने की कोशिश कर रहा है, सुपारी ली है उसने। तो सुपारी मीडियम का इन्होंने, ये VK सिंह जी पहले आर्मी में थे, आप लोगों ने सुना होगा, इनके बारे में पढ़ा होगा, पढ़ना थोड़ा बहुत, ये जो है इस टाइप के जवाब देते हैं, कमेंट आती है इनके, तो ये चीज़ है। और गाजियाबाद से शायद ये पहले वो थे, वो भी थे, MP भी थे, अभी भी हैं शायद, ठीक। तो ये सारी चीज़ें, बाकी उन्होंने और कुछ बता दिया, गुलशन कुमार को भी सुपारी मार दी गई थी, वो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। अच्छा, ये मैंने टॉपिक इसलिए लिया क्योंकि UPSC ने एक बार क्वेश्चन पूछा था, बताइए, उसने पूरी लिस्ट दे दी, ठीक, और बोला कि बताओ इसमें से कौन सा ऐसा जो है क्रॉप है जिसके लिए MSP भारतीय सरकार नहीं देती है। तो उसमें आंसर था सुपारी। मतलब सुपारी आप अगर एलिमिनेट कर लोगे, अरीका नट एलिमिनेट कर लोगे, तो फिर आपको ये आंसर मिल जाता, ठीक। तो ये एलिमिनेशन मेथड के थ्रू ये वाला आंसर निकल आ सकता था। अच्छा, इसमें एक चीज़ ये थी कि कई लोग को ये नहीं पता था कि अरीका नेट, भाई है तो हम लोग हिंदुस्तानी ही ना यार, तो हिंदी तो इंग्लिश में भले ही कोई भी हो, अरीका नट मान लो नहीं पता था, तो उसको जो है हिंदी में जो पढ़ना चाहिए। कोई हिंदी भाषी है तो मान लो कई सारी चीज़ें ऐसे होता है कि इंग्लिश में उसको समझ, तो कहीं डाउट आए तो आप वहाँ पर घबराओ नहीं, एक बार इंग्लिश वाला वर्जन अगर आप हिंदी मीडियम के हो तो पढ़ो, और इंग्लिश मीडियम को तो हिंदी वाला वर्जन जो पढ़ना चाहिए। तो कोई भी अगर ये देखता कि अरीका नट का मतलब सुपारी है, मैं आपको खाली बता रहा हूँ, एग्जाम में एक तरीका बता रहा हूँ कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन को करना चाहिए, एक मतलब वो उसका एक मतलब इंग्लिश हिंदी जरूर पढ़ना चाहिए। तो कोई भी अगर देखता कि यार सुपारी मतलब तंबाकू में मिलाया जाता है, सुपारी खाया जाता है, कैंसर होता है, इसके लिए MSP देगा क्या गवर्नमेंट? नहीं देगा। तो वैसे भी अगर आप जो है इसका आंसर एलिमिनेट करके भी निकाल सकते थे। अच्छा, फिर आप लिए होमवर्क है, कुछ चीज़ें बताऊंगा तो कुछ चीज़ें पूछूंगा भी। होमवर्क यह है कि MSP कितनी क्रॉप्स के लिए दिया जाता है, MSP लिखना, ठीक, PIB लिखना और सर्च करना, ठीक, कितनी क्रॉप्स के लिए दिया जाता है, FRP किस क्रॉप के लिए दिया जाता है, ये आप लोग से क्वेश्चन है, ठीक। और नेक्स्ट टॉपिक इज फ्रॉम जनरल स्टडीज पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशन। देखिए, इंडिया और ओमान के बीच में डिफेंस रिलेशन बहुत अच्छे हैं। मतलब अगर आप देखो तो जो ये खाड़ी देश हैं पर्शियन गल्फ के आसपास, तो उसमें ओमान एक ऐसा देश है जिसके साथ में हमारी तीनों, मतलब आपका नेवी, एयरफोर्स और आर्मी, तीनों की जो है आपकी मिलिट्री एक्सरसाइजेस, सैन्य अभ्यास भी होते हैं। ओमान ने भारत को ये दुकुम करके एक पोर्ट भी यहाँ पे दे रखा है, ताकि वहाँ पे जाके अपने शिप खड़ा कर सकता है, पेट्रोल वेट्रोल डलवा सकता है। इसको क्या बोलते हैं? पोर्ट ऑफ कॉल भी बोलते हैं, पोर्ट ऑफ कॉल, ठीक, ये सब कर सकते हैं। तो हमारे डिफेंस के रिश्ते ओमान के साथ बहुत अच्छे हैं, और हमारा वेस्ट एशियन में के पास में और अरब सागर में ऐसा, मतलब वो जो पायरेसी वायरेसी होती है ना, समुद्री लुटेरे, उन सब से बचाव करने में हमें यहाँ पोर्ट में अपना जहाज वहाज खड़े रखते हैं डिफेंस वाले, तो वो भी हमें मदद मिलती है। तो ओमान के साथ में हमारे काफ़ी अच्छे डिफेंस के रिश्ते हैं, जो सामरिक महत्व से भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, ठीक, स्ट्रेटजिक वैल्यू भी बहुत ज़्यादा है। अभी ओमान और इंडिया के बीच में
ज्वाइंट मिलिट्री कॉरपोरेशन कमेटी की मीटिंग हुई, 10वीं मीटिंग हुई 2018 में, लास्ट टाइम हुई थी। हर साल हालांकि होती है ये, लेकिन 2018 के बाद अब हो पाई है। ठीक, तो ये 10th नंबर की थी ज्वाइंट मिलिट्री कॉरपोरेशन कमेटी। किसके बीच में? ओमान और इंडिया के बीच में। सेक्रेटरी जो डिफेंस सेक्रेटरी होते हैं वो दोनों मिलते हैं। ओमान के टॉप डिफेंस ऑफिशियल जो है मोहम्मद नसर अल जाबी, ये अभी आए हुए हैं। 30 जनवरी से 4 फरवरी तक रहेंगे ऑफिशियल विजिट पे। डिफेंस से संबंधित सारी बातें होंगी, और जो है डिफेंस के मैंने आप लोग पहले बता दिया कि क्यों महत्वपूर्ण है भाई। गल्फ जो खाड़ी देश हैं उसमें इंडिया की डिफेंस और स्ट्रेटजिक इंटरेस्ट काफ़ी क्लोज पार्टनर है डिफेंस का। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और भी है, अगर आप लोग देखो तो ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, ठीक है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, ये हल्का सा ये आपका जल डमरू मतलब बनेगा, ठीक, स्ट्रेट बनेगा। तो यहाँ पे ये जो एरिया है ये भी ओमान का ही है, यूएई का नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो कभी अगर ये इसका टिप पूछा जाए तो किस किस कंट्री के अंतर्गत आता है? ओमान के अंतर्गत आता है, ना कि यूएई के अंतर्गत। ये मैपिंग का आपके लिए जो है क्वेश्चन था। ओमान और इंडिया के बीच में जो है स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप भी है, यानी कि जो है रणनीतिक साझेदारी भी है, और उसको भी जो कि गाइड की जाती है फ्रेमवर्क एमओयू के जरिए, जिसको रिन्यू भी अभी किया गया था। मेन कुल मिला के वही चीज़ है कि हमारे इनके साथ में अच्छे रिश्ते हैं, और सारी एंटी पायरेसी वाली चीज़ें वो सब मैंने आप लोगों को बता दिया। इंडियन ओशियन नेवल सिंपोजियम, ठीक है ना, इससे रिलेटेड यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है। ये कम न्यूज़ में रहता है, तो ऐसी चीज़ों को जो पूछता है, क्योंकि हमारे सामरिक महत्व के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये जो है हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी सिंपोजियम। तो इसमें भी ओमान के साथ में हम एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। आप लोगों से क्वेश्चन ये है कि जो मिलिट्री एक्सरसाइजेस की बात अभी हुई ऊपर, तो आर्मी की, एयरफोर्स की और नेवी की कौन कौन सी ऐसी मिलिट्री एक्सरसाइजेज हैं जो हम करते हैं ओमान के साथ में? कमेंट करके बताइए। ठीक, और नेक्स्ट टॉपिक इज फ्रॉम जनरल स्टडीज पेपर 2 एजुकेशन एमफिल, ठीक है ना। आपका मास्टर ऑफ फिलॉसफी को दिल्ली यूनिवर्सिटी ने कहा है कि हम इसको हटा देंगे, क्योंकि ऐसा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में कहा गया है, और कोई रीज़न बताया नहीं गया, लेकिन हमें इसको हटाना है 2022-23 से, क्योंकि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने बोला है। एंड द डॉक्यूमेंट डज नॉट प्रोवाइड अ रीज़न और रैशनल, बस ये कहा है कि हटा दो। वहाँ पर दिल्ली यूनिवर्सिटी में मास्टर ऑफ फिलॉसफी का जो है आपका पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री इसमें दी जाती थी। ठीक, Our next topic is from General Studies paper 3 इकोनॉमी फेडरेटेड डिजिटल आइडेंटिटीज। बहुत ही कठिन सा यहाँ पे इसको लिख रखा है, घबराने की जरूरत नहीं, जो समझने की जरूरत है अभी बताता हूँ। आपका ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी जो है उसने ये कहा है कि कई लोग हैं, जैसे मैं हूँ, आप हैं, आप एक मिनिस्ट्री के पास जाओ, ए के पास में, फिर बी के पास जाओ, फिर सी के पास जाओ, ठीक, फिर डी के पास जाओ। तो क्या होता है कि हम लोग अगर उसमें लॉगिन करें तो अलग अलग हमें लॉगिन बनाने पड़ते हैं। ठीक, हमारा नाम है XYZ, और XYZ जो है यहाँ पे भी लॉगिन बना रहा है, ए में अलग बना रहा है, बी में अलग बना रहा है, सी में अलग बना रहा है, डी में अलग बना रहा है। ठीक, कई बार ऐसा होता है कि गूगल की जो हमारी वो गूगल या फिर फेसबुक मांगता है ना आपसे, बताइए फेसबुक पे आईडी ले लें या गूगल का आईडी ले लें, तो आप वहाँ दे तो, लेकिन कई बार ऐसा नहीं भी होता है। कई सारी मिनिस्ट्री कहती है आधार कार्ड दीजिए, या फिर जो है आप KYC करने के लिए आपको जो है पैन कार्ड दीजिए, ऐसा मांगता है ना। बिल्कुल, अब आपको मतलब आसान बनाने के लिए मैंने एग्जांपल दिया है। यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी ने कहा है कि हम फेडरेटेड डिजिटल एंटिटीज बनाएंगे। ठीक, कई जगह पे आपको क्या होता है कि मल्टीपल मिनिस्ट्रीज में आप अलग अलग आईडी बनाते हो, तो डिजिटल एंटिटी आपकी अलग अलग बन जाती है। तो हमारा जो एक प्रपोजल है, फ्रेमवर्क है, इंडिया एंटरप्राइज आर्किटेक्चर 2.0, उसके अंतर्गत हम चाहेंगे कि ऑप्टिमम डिजिटल एंटिटी, जितनी आपको जरूरत है, मिनिमम से मिनिमम, ऑप्टिमम से ऑप्टिमम उतनी रखो आप, जो है सैकड़ों ना बनाओ। क्योंकि कई बार तो क्या है कि आप गूगल एक आइडेंटिटी जो है गूगल के थ्रू ही आप ABCD में तो लॉगिन कर पा रहे हो, इधर जो आधार कार्ड है इसमें नहीं कर पा रहे। तो यहाँ पर क्या है, ये वाली इन सब के लिए तो भाई साहब गूगल वाली ही चल गई, लेकिन इनके लिए आधार चल गई। तो आपको कितने की जरूरत थी? अगर देखा जाए तो सिर्फ 2 आइडेंटिटी, 2, एक गूगल वाली एक आधार वाली। तो वही इसीलिए इन्होंने यहाँ पे लिखा है ऑप्टिमम जो नीड है डिजिटल एंटिटीज की, उतनी हम कराना चाहते हैं आपको इंडिया 2.0 के अंतर्गत। ये इंडिया फ्रेमवर्क 2.0 जो है किसका है? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी का है। ये क्वेश्चन अलग से पूछा सकता है, चाहे आपको KYC कराना हो, इन सब के लिए इस फ्रेमवर्क में क्या करेगा कि वेरियस कंज्यूमर आइडेंटिटी को जो है ऑप्टिमम नंबर में चेंज कर देगा। सिंगल यूनिक आइडेंटिटी अब होगी, जो कि डिजिटल ट्रांजैक्शन
ऑथेंटिकेशन ही केवाईसी के लिए काम आ जाएगा। बस ऑप्टिमाइज द नंबर ऑफ डिजिटल एंटिटीज दैट इज सिटीजन नीड्स टू हैव। आई बात समझ में? यही चीज़ में बताई गई है यहाँ पर, और कुछ भी नहीं है। सारे फैक्ट्स और कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पे आपको बता दिए। ठीक, और नेक्स्ट टॉपिक इज फ्रॉम जनरल स्टडीज पेपर ऑन आर्ट एंड कल्चर। देखिए राफेल नदाल ने अभी, मैंने ऑस्ट्रेलियन ओपन से रिलेटेड जो है सारे फैक्ट्स, मेंस में कौन जीता, वीमेन में कौन जीता, मिक्स्ड में कौन जीता, वीमेन डबल्स में कौन जीता, मैन डबल्स में कौन जीता, आज तक ऑस्ट्रेलियन ओपन कहाँ पे होता है, कब से चालू हुआ है, आज तक सबसे ज़्यादा ऑस्ट्रेलियन ओपन मैन में किसने जीता है, वीमेन में किसने जीता, ये सारी चीज़ों का मैंने एक पिक्चर बना के आपको दिया हुआ है। टेलीग्राम चैनल पे जरूर ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। और ये वाले जो क्वेश्चंस हैं ग्रैंड स्लैम के टेनिस में, ठीक, ऑस्ट्रेलियन ओपन हो गया, यूएस ओपन हो गया, विंबलडन हो गया, ठीक, फ्रेंच ओपन हो गया, ये 4 ग्रैंड स्लैम जो है इनसे रिलेटेड यूपीएससी, बीपीएससी और अदर स्टेट पीसी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, तो राफेल नादाल जो है अभी इस बार ऑस्ट्रेलियन ओपन उन्होंने जीत लिया। ये 21वां ग्रैंड स्लैम इनका हो गया है। और ये जो बाकी लोग जो जिनके पास अभी 20 हैं, वो कौन कौन है? नोवाक जोकोविच, और 20 ही जो है रॉजर फेडरर के पास में। तो इनसे ज़्यादा इनके पास अब ग्रैंड स्लैम हो गए। इन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन में हराया किसे? आपका डैनियल मेडवेडेव को हराया, 5 सेट में हराया। बस ये ध्यान रखिएगा, कई बार एक बार जो रनर अप होता है उसको भी पूछ लेते हैं। और ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है जोकोविच ने भाई साहब 9 बार जीता है, ठीक है ना। विमेन में कितने सबसे ज़्यादा बार जीता, ये मैंने बताया हुआ, टेलीग्राम पे जाके पिक्चर देखिए और बताइए। और इसमें जो है जोकोविच नहीं खेल पाए थे क्योंकि वो वैक्सीनेशन के खिलाफ है, तो उनको वीज़ा नहीं दिया गया था वहाँ खेलने के लिए। और फेडरर इंजर्ड थे। खैर अगर ये दोनों होते तो शायद कुछ और भी हो सकता था। खैर नदाल जो है सिर्फ चौथे आदमी ऐसे बन गए हैं जिन्होंने 4 ग्रैंड स्लैम जो है 2 बार जीते हुए हैं। ठीक, जोकोविच है, आपका फेडरर भी है, और ये आपके नदाल हो गए, और एक और व्यक्ति हैं। 4 लोग ही ऐसे हैं जिन्होंने 4 ग्रैंड स्लैम 2 बार जीते हैं। और तीसरा सबसे बुजुर्ग आदमी ये बन गए हैं, ओल्डेस्ट मैन बन गए हैं ओपन एरा में, जिन्होंने ग्रैंड स्लैम टाइटल जीता है केन रोजवेल और फेडरर के बाद। अब ये तीसरे जो है जोकोविच बन गए। ठीक, काफ़ी टाइम से देख रहा हूँ यार मैं इनको, मैं 4-5 से तो मैं देख ही रहा हूँ। ठीक, तो ये चीज़ है। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है जनरल स्टडीज़ पेपर 2 हेल्थ इश्यूज से संबंधित। देखिए एंटी लेप्रोसी डे ये भी 30 जनवरी को ही होता है, जिस दिन हम लोग को पता है कि गांधी जी को असैसिनेट कर दिया गया था। शहीद दिवस भी मनाया जाता है, हालांकि शहीद दिवस जो है 23 मार्च को मनाया जाता है। बताइए क्यों? और एंटी लेप्रोसी डे जो है 30 जनवरी को इसलिए मनाया जाता है हर साल, चूँकि इसी दिन गांधी जी का मातृडे में हुआ था, और गांधी जी ने काफ़ी कुछ काम किया था लेप्रोसी से पीड़ित लोगों के लिए, उनके वेलफेयर के लिए, कुष्ठ रोग से जो प्रभावित व्यक्तियों के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध थे गांधी जी। ठीक, अब इसके कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं लेप्रोसी के। ये एक नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज यानी कि उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग है। भारत में नेशनल लेप्रोसी इरेडिकेशन प्रोग्राम चलता है, यानी कि राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम चलता है। ये केंद्र प्रायोजित योजना, यानी कि जो है इसमें केंद्र सरकार, यूनियन और स्टेट्स दोनों लोग का कुछ शेयरिंग होता है इस स्कीम को चलाने में। ठीक, पूरी तरीके से यूनियन, केंद्र सरकार अगर पैसा दे रही होती तो उसमें बोलता सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, लेकिन यहाँ पे प्रायोजित यानी कि स्पॉन्सर बोला तो स्टेट्स भी कुछ पैसा इसमें देती हैं। इसमें देखिए विजन वही है कि लेप्रोसी फ्री इंडिया बनाना है। और जो है एक्शन क्या करते हैं भाई, ऑब्जेक्टिव क्या है कि जल्दी से डिटेक्ट हो जाए, ट्रीटमेंट पूरा मिले, और जो है जो इसमें क्लोज कांटेक्ट में आने में कोई मतलब दूर, क्योंकि ये छूने से फैल जाती है, तो इसलिए जो है थोड़ा सा इसको दूर रहें, ऐसा भी कोशिश की जाती है इसमें। ठीक, इस प्रोग्राम के अंतर्गत लेप्रोसी अवेयरनेस, कुष्ठ रोग से संबंधित जो है जागरूकता भी के कैंपेन भी चलाए जाते हैं। साथ ही साथ मेडिकल रिहेबिलिटेशन भी आपका कराया जाता है। अब ठीक, पुनर्वास भी कराया जाता है, डिसेबिलिटी प्रिवेंशन भी कराया जाता है, माइक्रोसेलुलर रबर फुटवेयर दिए जाते हैं, एड्स एंड अप्लायंसेस। ये एड्स वो वाला एड्स नहीं है, मदद वाला एड्स है, समझ रहे हो, वो वाला एड्स नहीं है जो बीमारी होती है। और सेल्फ केयर किट भी दी जाती है। इसी प्रोग्राम में लेप्रोसी इरेडिकेशन प्रोग्राम में जो है रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरीज भी की जाती है, पुनर्निर्माण सर्जरी भी की जाती है, और वेलफेयर अलाउंस भी दिया जाता है, यानी कल्याण भत्ता भी दिया जाता है। ठीक,
पेशेंट को जिनको जो कि रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरीज के अंतर्गत जा रहे होते हैं। लेप्रोसी एक बैक्टीरियल डिजीज है, ठीक। किससे होता है ये चीज जो ध्यान रखा करो, ऐसे स्टेटमेंट बना देते हैं भाई वायरल डिजीज है, जैसे कोविड क्या है, कोविड सबको पता है वायरस डिजीज है, ठीक। तो उसी आपको ये ध्यान रखना चाहिए ये सब चीजें कि लेप्रोसी अगर पूछा रहा तो हाँ ये बैक्टीरिया से हो रहा है कि कवक से, फंगस से हो रहा है कि वायरस से हो रहा है, किससे हो रहा है, ये चीजें आपको ध्यान रखना चाहिए, ठीक। तो इसी के साथ में आज का हमारा सेशन खत्म होता है। अगर आप लोग को पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक का बटन तोड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग को जोड़िए। और बजट का, इकोनॉमिक सर्वे का जल्दी मैं वीडियो अभी दूंगा, डोंट वरी एट ऑल, A to Z जो है उसमें आप लोग को जो है सारे पॉइंट कवर करा दूंगा सारे एग्जामिनेशन के लिए, चाहे प्रीलिम्स हो चाहे मेंस, बिल्कुल टेंशन नॉट। और आप लोग बताइएगा अगर उस पर आप लोगों को कुछ क्वेश्चन टेस्ट चाहिए, MCQs चाहिए और मेंस के कुछ क्वेश्चन चाहिए, दैट विल ऑल्सो बी गिवन, ठीक। तो वो मिल जाएगा। चलिए कल फिर से मुलाकात होगी सुबह 6 बजे, तब तक के लिए आप लोग से लेते हैं अलविदा। जय हिंद, जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट है, वंदे वंदे मातरम।